हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का पीवाईक्यू सीरीज जो सुपर 30 नाम से चल रही है, इसका आज इंडियन पॉलिटी का दूसरा क्लास है। पहला क्लास मैंने कल करा दिया था, तो आज दूसरा क्लास है। तो उम्मीद है कि आपको पहली क्लास समझ में आई होगी, तो आपको दूसरी क्लास भी अच्छे से समझ में आएगी। दूसरी क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के ही पीवाई की क्वेश्चन को जानेंगे। एकदम विस्तार से पूरा इंडियन पॉलिटी हम कवर करेंगे पीवाई की के माध्यम से ही। तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, और मैं जो आपको इसका एक्सप्लेनेशन कराऊंगा वो भी आप नोट करते रहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पीवाई की क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू हैं। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहिए और अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, क्या है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कानून कौन सा था? जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो इसने अपना पहला एक्ट कौन सा था जो पारित किया था? अपने नियम कानून बनाने के लिए कौन सा एक्ट था जो पारित किया था? ऑप्शन है हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1813 का चार्टर एक्ट, तीसरा ऑप्शन है 1833 का चार्टर एक्ट, और चौथा ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम। बताइए जल्दी से कि कौन सा एक्ट है जो कंपनी ने पारित किया था भारत में व्यापार करने के लिए, या आप अपने कंपनी के नियमों को नियंत्रित करने के लिए। मैं बताता हूं आपको, इसका सही आंसर क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि जब कंपनी आती है तो कंपनी का शासन चलता है। कंपनी का शासन कब से कब तक चलता है? कंपनी का शासन चलता है 1773 से 1858। कंपनी का शासन कब से कब तक चलता है? 1773 से 1858 तक। 1858 के बाद क्या होता है कि ताज का शासन स्टार्ट हो जाता है। ताज का शासन मतलब ब्रिटिश सरकार अब इंडिया पर डायरेक्ट रूल करेगी, अब कंपनी रूल नहीं करेगी। कंपनी का शासन खत्म हो जाता है 1858 में। आप सब लोग जानते हैं 1857 में एक महान विद्रोह हुआ था, महान क्रांति हुई थी, जिसे 1857 की महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इस विद्रोह के बाद कंपनी का एकाधिकार क्या था, खत्म हो गया था, कंपनी का शासन खत्म हो गया था। अब भारत के शासन को सीधा ब्रिटिश सरकार ने अपने अंडर ले लिया था। तो इसी को बोलते हैं हम ताज का शासन, इसे बोलते हैं हम ताज का शासन। तो ये चलता है 1858 से 1947 तक। आपको नोट करना है कि कंपनी का शासन कब से कब तक चलता है, 1773 से 1858 तक। और ताज का शासन कब से कब तक चलता है, मतलब ब्रिटिश सरकार का सीधा डायरेक्ट रूल चलता है 1858 से 1947। तो इसी के बीच में कंपनी ने अपने नए नए एक्ट लाती रही। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1784 का एक्ट आया, 1813, 1833, 1858। तो ये सारे एक्ट आते रहे, 1909, 1919। इन एक्टों के माध्यम से कंपनी अपना शासन करती रही थी, ब्रिटिश सरकार अपने शासन करती रही थी। कंपनी का शासन चलता है 1773 से 1858, और ताज का शासन चलता है 1858 से 1947 तक। तो पहला एक्ट कौन सा पारित किया था? तो ये था आंसर इसका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी कुछ और भी खास बातें थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की, कि अब तक जो बंगाल का गवर्नर था, इसे बंगाल का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। 1773 के एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, यहाँ नोट करके लिख लीजिए आप, कि जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था, इसे क्या बना दिया, बंगाल का ही, बंगाल का गवर्नर जनरल। सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या बना दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में, काफी एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो ऐसे कौन से गवर्नर जनरल थे जो पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो इसका आंसर क्या है, वॉरेन हेस्टिंग। क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स।
तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। नोट कर लीजिए कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। किस एक्ट के माध्यम से बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। एक और इसका पॉइंट था कि 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1774 में। किस एक्ट के माध्यम से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब कलकत्ता के जितने लोग थे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ गए थे इस एक्ट के माध्यम से। तो इसकी दो चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पहला कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, और दूसरा 1774 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं एवं अनुसूचियां थी? देखो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1935 का एक्ट था, इसमें कितनी अनुसूचियां थी और कितनी धाराएं थी। क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इससे पहले जो हमारा संविधान था जिसमें हमारे कानून लिखे हुए थे, उससे पहले कौन सा कानून चल रहा था? 1935 का भारत शासन अधिनियम चल रहा था। तो इसी के हिसाब से हम अपना रूल कर रहे थे। जैसे ही हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो ये जो कानून था इसे निरस्त कर दिया गया और हमारा संविधान लागू हो गया था। तो संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। कब हुआ था संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 को ये हुआ था संविधान लागू। ठीक है, दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो संविधान कब लागू हुआ और दूसरा क्वेश्चन आता है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान कब अंगीकृत किया गया और संविधान कब लागू हुआ था। तो संविधान तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान कब बन के तैयार हो गया था? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के लागू हो गया था। तो ये डेट कौन सी है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ? यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे कुछ आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे जो लागू हो गए थे। लेकिन हमारा पूरा संविधान कब लागू हुआ? वो था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक संविधान अंगीकृत वाला और दूसरा संविधान कब लागू हुआ। मुझे बताइए कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? तो इसका सही आंसर क्या है? 2 साल 11 माह और 18 दिन। तो कुल इतने दिन लगे थे संविधान को बनने में। कितने? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। मुझे बताओ अब कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, उनको बनाया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ नागरिक थे। तो उन्हें उनके सम्मान के तौर पर हमने संविधान सभा के अध्यक्ष इसको बना दिया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन ये परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी नहीं थे। कौन कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे स्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगली बैठक होती है 11 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसमें फिर सच्चिदानंद सिन्हा को हटा दिया जाता है कि आपका सम्मान बहुत हुआ। अब कौन आएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तब तक अध्यक्ष रहते हैं जब तक संविधान सभा का कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब बताइए मुझे कि संविधान बनाने में कुल खर्च कितना आया था? संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया था? तो वो था 64 लाख रुपए का।
कितना खर्च आया? 64 लाख रुपए का कुल संविधान को बनाने में खर्च आया। अब आप बताइए कि टोटल जो हमारा संविधान हमने बनाया कितने देशों के संविधान से पढ़कर बनाया, मतलब जो हमारा संविधान है हमने कितने देशों के संविधान को पढ़ा तब हमने जाके अपने संविधान को बनाया। तो इसका सही आंसर क्या है? 60 से अधिक देश थे, 60 प्लस कंट्री थे जिनके संविधान को हमने पढ़ा तब जाके हमने अपने संविधान को बनाया था। आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, संविधान कब लागू हुआ, कब अंगीकृत हुआ, पहली बैठक कब हुई। अब बताइए, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कुल कितना खर्च आया? तो 64 लाख रुपए का खर्च आया। कितने देशों के संविधान से पढ़कर बनाया? तो 60 से अधिक देशों के संविधान पढ़कर बनाया। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 1935 में कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां थीं? तो इसका सही आंसर है 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। कितनी धाराएं थी इसमें? 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। सारी डिटेल में आपको लिखाता चलूंगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जाएंगे मैं आपको सारे पॉइंट एक एक करके लिखाता रहूंगा हर क्वेश्चन पर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? क्वेश्चन देखिए आप कि किस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया। मैंने अभी आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, जिसमें क्या था कि जो बंगाल का गवर्नर था, ना कि गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। अब वही गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है किस एक्ट के माध्यम से? ऑप्शन है हमारा 1833 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है 1813 का चार्टर अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है 1919 का भारत शासन अधिनियम, और चौथा ऑप्शन है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब बताइए कि जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो इसका सही आंसर है 1833 का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट के माध्यम से हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ऐसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे विलियम बेंटिक। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको दोनों क्वेश्चन एकदम अच्छे से याद रखने हैं, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। 1833 के एक्ट के माध्यम से ही क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के कि जब हमारा पहला मंत्रिमंडल बना था, संविधान बन के तैयार हो गया था, तो जब हमारा पहला मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो इसके जो कई डिपार्टमेंट होते हैं जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट था हमारा रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। तो इस मंत्रालय के अध्यक्ष कौन थे? अगर आप रेलवे या ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले रेलवे मंत्री कौन थे। और वर्तमान में आपको बताना है कि अभी वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है। मैं बता दूं आपको कि पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे। ऑप्शन है हमारा जॉन मथाई, दूसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, तीसरा ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, और चौथा ऑप्शन है राजकुमारी अमृत कौर। तो पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। क्या है इसका सही आंसर? जॉन मथाई पहले रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। इसके अलावा
जगजीवन राम कौन थे? तो ये थे पहले श्रम मंत्री। कौन थे पहले? श्रम मंत्री। ठीक है। और सरदार बलदेव सिंह कौन थे? तो ये थे पहले रक्षा मंत्री। कौन थे? पहले रक्षा मंत्री कौन थे? वो थे सरदार बलदेव सिंह। पहले रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? पहली स्वास्थ्य मंत्री। हेल्थ मिनिस्टर कौन थी पहली? राजकुमारी अमृत कौर। आपको चारों ऑप्शन एकदम क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? जब हमारा संविधान बना था तो इस संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया कि हमारा एक संविधान सभा होनी चाहिए, वो हमारे देश के लिए क्या बनाएगी? संविधान बनाएगी। तो ऐसा पहला विचार किसने रखा? ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा ऑप्शन है जेवी कृपलानी और चौथा ऑप्शन है एम.एन. रॉय। फटाफट से बताइए कि जो हमारा संविधान सभा की पहली बार किसने मांग की थी, किसने डिमांड करी थी? तो इसका सही आंसर है एम.एन. रॉय ने। क्या है इसका सही आंसर? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने कब की थी? इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। क्या नाम था इनका पूरा? मानवेंद्र नाथ रॉय। क्योंकि कई बार क्या है फुल फॉर्म मतलब जो ऐसे शॉर्ट नेम नहीं आता एम.एन. रॉय, पूरा नेम आ जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था। बहुत से बच्चों को बस इतना याद होता है कि एम.एन. रॉय थे, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। तो इन्होंने पहली बार डिमांड की थी 1934 में। पहली बार मांग कब करते हैं ये? 1934 में मांग करते हैं कि हमें अपने देश का संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा चाहिए। अंग्रेजों से डिमांड करते हैं, लेकिन इनकी डिमांड को नहीं माना जाता है। इनकी डिमांड को क्या है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर 1934 के बाद 1935 में कौन डिमांड करता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये भी अपनी डिमांड रखती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमें संविधान सभा चाहिए अपना संविधान बनाने के लिए, लेकिन अंग्रेज अभी भी हमें संविधान सभा बनाने का अधिकार नहीं देते हैं। फिर क्या है कि 1938 में जवाहरलाल नेहरू 1938 में जवाहरलाल नेहरू खुद डिमांड करते हैं कि हमें संविधान सभा चाहिए, लेकिन अभी भी हमें संविधान सभा नहीं मिलती है। फिर आता है 1940 में अगस्त प्रस्ताव। क्या आता है? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। इस अगस्त प्रस्ताव आया तो इन्होंने इनसे भी मांगा, लॉर्ड लिनलिथ को आए थे इस अगस्त प्रस्ताव को लेके, तो हमने डिमांड करी थी कि हमें संविधान सभा चाहिए, तो हमें अभी भी संविधान सभा नहीं मिलती है। इसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में। क्या आता है? 1942 में क्या आता है? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं, ये आते हैं, ये इंडियन से बात करते हैं क्योंकि इस टाइम ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक क्या चलता है? दूसरा विश्व युद्ध चलता है, जिसमें ब्रिटेन की क्या है ताकत कम हो जाती है। तो ब्रिटेन की जब ताकत कम हो जाती है तो इंडिया का साथ लेना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने ब्रिटेन का साथ देना बंद कर दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, ये लड़ने लायक नहीं रहा था। तो इंडियन को अपने साथ लेने के लिए ये अपने एक्ट भेज रहे थे। पहला एक्ट भेजा था 1940 में अगस्त प्रस्ताव कि इंडियन को बनाया जाए कैसे भी तरीके से अपने साथ युद्ध में दिखाया जाए, लेकिन इंडिया वाले समझ गए थे कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, अगर हम ब्रिटेन का साथ देते हैं तो जापान बहुत पावरफुल कंट्री है, वो हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, क्योंकि उस टाइम जापान बहुत पावरफुल कंट्री था 1939 के आसपास। अब तो जापान इतना पावरफुल नहीं है, तो उस टाइम बहुत पावरफुल था, तो उसका डर था इंडिया को कि कहीं जापान हमारे ऊपर अटैक ना कर दे। तो हमारे इंडिया वालों ने क्लियर मना कर दिया था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में साथ नहीं देंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में साथ ना देने के लिए तो इसीलिए मनाने आ रहे थे इंडियन वालों को कि आपको संविधान सभा चाहिए, हम दे देंगे आपके लिए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। तो इंडिया वाले बोले कि भाई देना है तो अभी दो हमें संविधान सभा, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्यों दोगे। तो ये एक्ट आते रहे। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, लॉर्ड लिनलिथ को आए बनाने कि साहब हमारी बात मान लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ दे दो, लेकिन इंडिया वालों ने नहीं साथ दिया और ये भी अगस्त प्रस्ताव फेल हो गया। फिर आता है 1942 में क्रिप्स मिशन और स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, ये भी इंडियन को
आईएनसी को एक तरफ बिठाते हैं, एक मुस्लिम लीग थी, ये तो इन दोनों को समझौता कराते हैं कि आप हमारा साथ दे दीजिए, दूसरी विश्व युद्ध में आपको संविधान सभा चाहिए वो हम दे देंगे। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी नहीं बात मानी थी इनकी, और किसने, मुस्लिम लीग ने भी नहीं मानी थी। तो ये भी क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन, क्योंकि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया था। इसके बाद आता है 1946 में कैबिनेट मिशन। इसमें 3 लोग होते हैं, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तो 3 लोग आते हैं। ये तो यही एक्ट था जिसमें हमें संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिली थी। कौन सा एक्ट था? 1946 का कैबिनेट मिशन। तो 1946 के कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही हमें संविधान सभा की मंजूरी मिली कि हम अपना संविधान बना सकते हैं। तो कब से हम डिमांड कर रहे थे? 1934 में डिमांड करी, नहीं मानी। 1935 में, 1938, 1940, फिर 42, फाइनल हमें कब आके मिलती है संविधान सभा? 1946 में कैबिनेट मिशन के माध्यम से। आपको ध्यान रखना है कि हमें संविधान सभा बनाने की मंजूरी किस एक्ट के थ्रू मिली थी? तो इसका सही आंसर है 1946 का कैबिनेट मिशन। तो जो संविधान सभा का गठन सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम.एन. रॉय। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? कि जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? जब हम संविधान बना रहे थे तो उसका एक उद्देश्य था कि हम संविधान कैसा बनाएंगे, संविधान में क्या क्या अधिकार डालेंगे। तो एक समरी बनाई थी। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे आके हमारे संविधान की प्रस्तावना बनता है, हमारे संविधान का एक सार बनता है कि हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ के हमें पूरे संविधान का एक आइडिया हो जाता है कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है, संविधान का हमारे का क्या उद्देश्य है। यही उद्देश्य प्रस्ताव था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 11 दिसंबर 1940, तीसरा ऑप्शन है 13 दिसंबर 1940 और चौथा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1940। मैंने बताया संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक कब हुई थी? तो वो थी 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को। इसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं पहली बैठक में? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक होती है जब 11 दिसंबर 1940 को, तो इसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 13 दिसंबर की वो डेट थी जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य होगा, इसमें हम क्या क्या लिखेंगे। तो कब पेश किया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 दिसंबर 1940। ठीक है, 13 दिसंबर 1940 का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब पास किया गया, मतलब इसे कब स्वीकार किया गया बताइए? इसे कब स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को। संविधान जो उद्देश्य प्रस्ताव है आया कब था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसे पास कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पास किया गया था। तो दोनों डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? जो हमारा नेशनल फ्लैग था, इसे हमारी संविधान सभा ने कब अपनाया था? ये अपनाने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस डेट को अपनाया, क्योंकि जो अब हाल ही में क्या चल रहा है एग्जामों में, डेट ऐसी पूछी जाती है कि बिल्कुल पता नहीं रहता, एकदम सारी डेट सेम लगती है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। डेट को आपको एक अच्छे से याद रखना पड़ेगा, अपनी कॉपी पर लिखना पड़ेगा और उसे बार बार याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और हमेशा ये गलत हो जाती हैं। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है हमने कब अपनाए थे? तो पहला ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन 24 जनवरी 1947, तीसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 और चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को ही हमने क्या करा था कि अपने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947। और 24 जनवरी 1950 को हमने क्या अपनाया? 24 जनवरी
1950, 24 जनवरी 1950 को हमने 3 चीज़ों को अपनाया था। पहला क्या है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत को अपनाया, प्लस राष्ट्रगान को अपनाया, है ना। कौन कौन सा अपनाया हमने? राष्ट्रगीत को अपनाया और राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। और इसी दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब बनाया? 24 जनवरी 1950 को। तो आपको सारे डेट हैं, इनको याद रखना। 24 जनवरी को 3 काम हुए थे, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति। और 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? तो इस दिन क्या है, हमने अपने नेशनल फ्लैग को अपनाया था। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि प्रारूप समिति क्या थी, क्या काम कर रही थी, इसमें कितने सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने अच्छे से लिखवाया है। ऑप्शन देखिए अब इसके कि जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? बताइए जल्दी से, कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो टोटल सदस्य थे 7। इसके अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसके अध्यक्ष? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। टोटल सदस्य थे 7, अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा अध्यक्ष सदस्य कौन था? गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, टीटी कृष्णामाचारी, है ना, एन माधवराव। तो ये सब इसके क्या थे? सदस्य। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो टोटल मिला के 7 सदस्य थे। तो इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। तो ये तीनों इसके सदस्य थे, एन माधवराव, टीटी कृष्णामाचारी, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये सारे इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की अनुसूची 6 में कौन सा राज्य जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में शामिल नहीं है? जो हमारी 6ठी अनुसूची है उसमें कुछ राज्यों का वर्णन किया गया है, स्पेशल राज्य के लिए उनमें कुछ राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो उसमें कुल 4 स्टेट हैं। कितने हैं? 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कितने स्टेट हैं? 4। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मणिपुर नहीं है, आपको याद रखना, क्योंकि मणिपुर नहीं है। मिजोरम, मेघालय, आप फ्लो में लगा देगा मणिपुर, तो मणिपुर नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो 4 राज्य हैं। कौन कौन से? पहला तो ये असम, मेघालय, मिजोरम और चौथा कौन सा है? त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या है? मणिपुर नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। संविधान सभा संविधान की अनुसूची नंबर 6 में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है। 4 राज्यों में से कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। 3 कौन कौन से? 4 कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो संविधान में हमारे कितनी अनुसूचियां हैं टोटल? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल अनुसूची कितनी है? तो कुल अनुसूचियों की संख्या है हमारी 12। क्या मूल संविधान में भी हमारे 12 अनुसूचियां थी? तो बिल्कुल नहीं। मूल संविधान मतलब जो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वो थी 8 अनुसूचियां। 8 के बाद हमने 4 अनुसूचियों को बाद में ऐड करा गया था संविधान संशोधन के माध्यम से। कुल कितनी अनुसूचियां थी? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। 4 अनुसूचियों को हमने बाद में ऐड किया गया था। अब मुझे बताओ संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या है? टोटल आर्टिकल कितने हैं?
टोटल आर्टिकल कितने हैं? तो 395 संविधान में आर्टिकल हैं। संविधान में टोटल भाग कितने हैं? संविधान में कुल भाग की संख्या कितनी है? तो वो है 22 भाग। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो अभी मैंने बताया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। 4 अनुसूचियों को हमने बाद में ऐड किया गया था। पहली अनुसूची में क्या है कि राज्य का नाम क्या होगा, संघ राज्य क्षेत्रों का नाम, उसकी सीमा कितनी होगी, कितना एरिया उसमें कवर होगा, तो ये किस में आता है? पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या आता है? कुछ अधिकारियों के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में आती है शपथ के लिए कौन कौन मंत्री होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे, जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है और संघ के मंत्री हैं, तो ये सब क्या करेंगे? शपथ ग्रहण किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 3 में। अनुसूची नंबर 4 में आता है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, कि राज्यसभा जो हमारी उसमें सीटों का आवंटन कैसे होगा, किसमें आता है? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या आता है? एसटी और एससी, यानी कि एससी और एसटी के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, कुछ स्पेशल प्रावधान किए गए हैं पांचवी अनुसूची में। किसके लिए? एससी और एसटी के लिए। छठी अनुसूची में क्या है? तो छठी अनुसूची में 4 राज्यों का जिक्र किया गया है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इनके लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय बताए गए हैं, कि राज्य सूची, संवर्ती सूची और संवर्ती सूची के विषय किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 7 में। और अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषाओं का जिक्र। संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का जिक्र। तो टोटल संविधान में कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान मूल संविधान में कितनी थी? तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। बाद में अब 8 भाषाओं को बाद में ऐड किया गया। पहला संविधान 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। 1967 में जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ, उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। तो टोटल कितना? 8 अनुसूचियां हो गई हमारी। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन हुआ था जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून जोड़े गए थे। फिर 10वां अनुसूची आती है 1985 में, जिसमें क्या है? दल बदल कानून जोड़ा गया था। 85 में संविधान संशोधन क्या जोड़ा गया? दल बदल कानून। इसके बाद आती है 11वीं अनुसूची, यानी फिर नगर पंचायत के बारे में जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची 1992 में। तो पंचायतों के लिए कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो 29 विषयों का जिक्र किया गया है। और 12वीं अनुसूची कब जुड़ी थी? तो वो भी जुड़ी थी 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें टोटल कितने विषय हैं? तो टोटल 18 विषय हैं 12वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं इसमें। तो 12वीं अनुसूची मैंने आपके लिए गिनवा दी है, आपको ध्यान रखना। आपने अगर कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो सारी अनुसूचियाँ आपने लिख ली होंगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? जो मैंने अभी बताया आपको कि हमने जो संविधान है तो कई देशों के संविधान से पढ़कर हमने अपने संविधान को बनाया था। 60 से अधिक देशों के संविधान से हमने अपने संविधान को पढ़कर बनाया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने कुछ अलग अलग से प्रावधान लिए थे, उसी में से एक प्रावधान है संयुक्त बैठक का। क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया, कहाँ से अपनाया था इस प्रावधान को? संयुक्त बैठक का मतलब होता है, आप सब जानते हैं, एक भारत में जो संसद है उसके एक लोकसभा है और संसद किससे मिलके बनी होती है? एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और राज्यसभा। कल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संसद किन किन से मिलके बनी होती है। तो एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। अगर मान लो कोई साधारण विधेयक आता है, क्या आता है? साधारण विधेयक। अच्छा, संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन सा आर्टिकल है संयुक्त बैठक का? तो वो है अनुच्छेद 108। 108वें अनुच्छेद संविधान का 108वें नंबर का आप अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संयुक्त बैठक का मतलब कि अगर कोई साधारण विधेयक होता है, हमारा साधारण विधेयक कोई आता है, लोकसभा में पेश किया गया, फिर लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, तो उसमें कुछ गतिरोध आ गया, वो बिल क्या है? पास नहीं हो पाया। किसी तरीके से डेडलॉक की स्थिति बन गई उसमें, ना तो वो विधेयक पास हो रहा है, ना वो विधेयक क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। तो उसमें क्या है? डेडलॉक की स्थिति बन गई। तो अब क्या होता है
राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस दोनों सदनों को एक साथ बुलाते हैं, एक साथ बिठाते हैं कि राज्यसभा भी आओ, इधर से लोकसभा भी आओ, तो दोनों को एक साथ बिठाते हैं। फिर इस प्रस्ताव को पास किया जाता है कि ये हमारा विधेयक था, इसमें आप फिर से मतदान करिए, जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी फिर से कानून बन जाएगा वो। तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, फटाफट से बताइए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा समझ में आया आपको, अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के थ्रू बुलाते हैं, तो अनुच्छेद 108। तो हमने ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसा प्रावधान पहले से था, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान को पढ़ा, हमें ये कानून अच्छा लगा, तो हमने इसको अपना लिया कि संयुक्त बैठक का भी प्रावधान हमने अपनाया। तो कहाँ से अपनाया, ऑस्ट्रेलिया से। अभी मैंने बताया था कि संविधान में 7वीं अनुसूची में कुछ विषय दिए गए हैं, संघ सूची के विषय जिन पर केंद्र कानून बनाएगा, कुछ राज्य सूची के विषय जिस पर राज्य कानून बनाएगा, कुछ ऐसे कानून हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएंगे, तो उसे बोलते हैं हम समवर्ती सूची। तो ये समवर्ती सूची हमने कहाँ से अपनाई थी, तो ये भी हमने कहाँ से अपनाई, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची को हमने कहाँ से अपनाया, तो ये भी हमने अपनाया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, दो चीज हमने अपनाई, एक समवर्ती सूची और दूसरा क्या, संयुक्त बैठक का प्रावधान। अच्छा, कनाडा से हमने क्या अपनाया, कि कनाडा से हमने अपनाया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की, एक पावरफुल सेंट्रल के साथ संसदीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को हमने कहाँ से अपनाया, तो अपनाया हमने कनाडा से। अच्छा, ब्रिटेन से क्या अपनाया, आप सब जानते हैं एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से अपनाया, ब्रिटेन से। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि एकल नागरिकता हमने कहाँ से अपनाया, एकल नागरिकता हमारे भारत में कौन सी नागरिकता चलती है, तो वो चलती है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है कि हमारे पास सिर्फ सेंट्रल की नागरिकता है, यानी केंद्र की नागरिकता है, ना कि हमारे पास कोई राज्य की स्पेशल नागरिकता नहीं है। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहाँ के लोगों के लिए राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। वहाँ क्या है, डबल यानी कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ पर है, अमेरिका में। और भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल या फिर एकल नागरिकता का प्रावधान। मतलब कि हमारे पास केंद्र की तो नागरिकता है, लेकिन हमारे पास राज्य की कोई भी नागरिकता नहीं है, तो यही होती है एकल नागरिकता। अच्छा, हमने अफ्रीका से क्या अपनाया, कि संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं, तो ये हमने प्रावधान कहाँ से अपनाया, संविधान संशोधन का प्रावधान हमने अपनाया और अफ्रीका के संविधान से। क्या है अपनाया, संविधान संशोधन करने के प्रावधान हमने कहाँ से अपनाया, वो है अफ्रीका का संविधान। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। जो हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था, मैंने बताया पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें भूमि सुधार से संबंधित कानून थे। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ये कह रहा है जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, तो इस अमेंडमेंट के माध्यम से हमने कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था प्रस्तावना में। प्रस्तावना मैंने बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव आया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव आगे आगे संविधान की प्रस्तावना बना। तो उसमें कुछ लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए अपने समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार देते हैं। इसी में कुछ शब्द दिए गए हैं कि ऑप्शन है हमारे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन न्याय, स्वतंत्रता और बंधुता। चौथा ऑप्शन है संप्रभुता, समाजवाद और लोकतंत्र। तो हमने 42वें संविधान संशोधन से कौन से शब्द अपनाए। आपको एक चीज याद रखनी है कि इस 42वें संविधान संशोधन को ही हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लघु संविधान।
इसे ही हम एक छोटा संविधान बोलते हैं, क्योंकि ये संविधान संशोधन इतना महत्वपूर्ण था। इस संशोधन के माध्यम से हमने अपने संविधान में कई सारे प्रावधानों को ऐड किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। तो हमने 3 शब्दों को अपनी प्रस्तावना में ऐड किया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन कौन से शब्द हैं? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। जब मैं आपको पॉलिटी को विस्तार से पढ़ाऊंगा या प्रस्तावना पढ़ाऊंगा तो आपको हर एक शब्द का मतलब बताऊंगा कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। अखंडता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता का मतलब क्या है, बंधुता का मतलब क्या है, समानता का मतलब, लोकतंत्र का मतलब, धर्मनिरपेक्षता का मतलब, समाजवाद का मतलब क्या होता है। तो जब मैं विस्तार से आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तब आपको एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को अच्छे से समझाऊंगा कि क्या क्या इन शब्द का मतलब होता है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, अखंडता का अर्थ क्या होता है। जब आपको पता होगा तभी तो आप बता पाओगे क्या होता है इसका अर्थ। तो 42वें संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो यही है हमारा आज का लास्ट का क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक्सप्लेनेशन मैंने हर क्वेश्चन का एकदम अच्छे से बताया है। उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी में नोट किए होंगे सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं। तो बार बार उन सबको रिवाइज करिए, और एग्ज़ाम की डेट आपको कभी भी मिल सकती है, कभी भी एग्ज़ाम की डेट आ सकती है, क्योंकि ज़्यादा दिन अब है नहीं कि आप लंबे समय तक 4-6 महीने खींच जाओ इस एनटीपीसी एग्जाम में। तो इतना आपके पास समय नहीं बचा है। तो यही उद्देश्य था हमारा कि आपको पीवाई की क्वेश्चंस के माध्यम से हम सारा सिलेबस कवर करा दें। अगर आप और भी कोर्सेज चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट प्रशिक्षण IAS एंड प्रशिक्षण क्लासेस पे हमसे विजिट करें। वहाँ हमने IAS PCS का भी कोर्सेज लॉन्च किए हैं। और इसके बाद जो ऑल वनडे एग्ज़ाम होता है प्रशिक्षण क्लासेस पे, हमने ऑल वनडे एग्ज़ाम का आपको अच्छे से कोर्सेज के माध्यम से एकदम मतलब हमारा उद्देश्य है रीडिफाइनिंग एजुकेशन वाया एकेडमी। मतलब कि आपको हम एक फिल्टर्ड मटेरियल दे सकें, क्योंकि मार्केट में आजकल कंटेंट इतना बहुत ज़्यादा हो गया है कि आपको समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो प्रशिक्षण क्लासेस यही करने जा रहा है कि आपको फिर से उस सिलेबस को रीडिफाइन करने जा रहा है कि आपको सही मटेरियल मिल सके, उससे पढ़ के आप जल्दी से जल्दी अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।